अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सज़ा, करोड़ों रुपए का जुर्माना। फैसला बैरून मुल्क पाकिस्तान के इमेज को कैसे मुतासिर करेगा? आज के शो में किन और मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगान तालिबान का हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात से एक बार फिर इनकार। अफ्रीकी तारिकीन वतन की जानिब यूरोपीय मुल्कों का सख्त होता रवैया। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ दिलचस्प खबरें। पाकिस्तान में कौमी एहतसाब ब्यूरो या नैब की अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल और मरियम के शौहर मोहम्मद सफ्दर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म को 1 अरब 32 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना भी किया गया है, जबकि मरियम नवाज को 32 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना। इससे पहले कि हम आज के फैसले की तफसीलात और बैरून मुल्क पाकिस्तान के इमेज पर इसके असरात के बारे में बात करें, पहले ज़रा देखते हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस था क्या। एवनफील्ड हाउस दरअसल लंदन में फ्लैट्स की एक इमारत है, लेकिन यह कोई आम इमारत नहीं। ये शहर के महंगे तरीन इलाकों में से एक पार्क लेन पर वाक़ एक लग्जरी बिल्डिंग है। ये कितनी महंगी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लंदन में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाली एक कंपनी ब्यूशैम्प की वेबसाइट के मुताबिक इस इमारत में ऐसे फ्लैट्स भी हैं जिनका हफ्तावार किराया 4,500 पाउंड है, यानी तकरीबन 7.5 लाख रुपए। ये हफ्तावार किराया है। इसी एवनफील्ड हाउस में 4 फ्लैट्स शरीफ ख़ानदान की मिल्कियत हैं, जो आज नैब अदालत ने बहक़ हुकूमत ज़ब्त करने का हुक्म भी जारी किया है। इन फ्लैटों का मालिक होना शरीफ ख़ानदान के लिए मसला बना पनामा लीक्स की वजह से, जो 9 मई 2016 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने दुनिया भर में रजिस्टर्ड 2 लाख से ज़्यादा ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात जारी की, जिन्हें पनामा की एक लॉ फर्म मोसैक फोंसेका ने अपने करोड़ और अरबपति क्लाइंट्स के लिए कागज़ों पर खड़ा किया था। इनकी 1 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेज़ात में, जो पनामा लीक्स के नाम से मशहूर हुई, नवाज शरीफ और उनके बच्चों के नाम पर भी इसी तरह ऑफशोर कागजी कंपनियाँ शामिल थीं। ऑफशोर कंपनियों के जरिए जायदाद खरीदना वैसे तो बैन अक़वामी क़वानीन के तहत जुर्म नहीं, लेकिन सवाल ये था कि शरीफ ख़ानदान के पास जायदाद खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए और उनकी आमदन और असासों का जरिया क्या है। पनामा केस के नतीजे में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को ओहदे से बरतरफ कर दिया और फिर असासों से मुताल्लिक़ केसेस नैब की अदालत को सौंप दिए, जहां सितंबर में नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम, दामाद मोहम्मद सफ्दर और बेटों हसन और हुसैन के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। दोनों बेटे अदालत में हाजिर न होने पर इश्तिहारी करार दे दिए गए, जबकि सितंबर से जुलाई तक 107 समातें हुई, जिनमें नवाज शरीफ 76 बार, मरियम नवाज 66 बार और उनके शौहर सफदर 84 मरतबा पेश हुए और इन्होंने बदउनवानी के इल्ज़ामात को इस मौके पर मुस्तरद किया। कुल 18 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए और 9 माह 20 दिन बाद 3 जुलाई को अदालत ने फैसला महफूज किया। नवाज शरीफ ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो फैसला उनकी वतन आमद के बाद उनकी मौजूदगी में सुनाएं। ताहम आज नैब अदालत के फैसला हम सबके सामने है। इसके अहम नुकात के बारे में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ी आसिम राना से। आसिम, ये बताइएगा कि किन सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने अपना आज का फैसला किया है? जी, इस हवाले से जो मुख्तलिफ सबूत जो थे वो अदालत को फराहम किए गए थे, जिसमें सबसे अहम जो था वो JIT का किरदार था। JIT ने इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात की थी। उन्होंने लंदन की जो मुख्तलिफ थी उनकी मदद हासिल करके जो इन फ्लैट्स की मलकियत के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेजात हासिल की, जिनकी बुनियाद पर यह बात साबित हो गई कि ये फ्लैट जो है वो नवाज खानदान की मिल्कियत है, मरियम नवाज की मिल्कियत है, लेकिन इनकी जो उनको खरीदारी के लिए कोई भी जो सबूत थे वो पेश नहीं किए गए थे। बारह सबूत जो है वो तमाम तर मुल्ज़मान पर होता है। इस हवाले से बारहा जो है वहाँ पर नैब की जानिब से और अदालत की जानिब से कहा कि इस हवाले से सबूत फराहम किए जाएँ कि इनके लिए पैसा कहाँ से लाया गया, लेकिन इस हवाले से जो भी दस्तावेजात फराहम की गई, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उनमें भी फॉर्जरी होती रही। जैसे कि कैलबरी पोर्ट का जो मामला था वो भी सामने आया, इन्हीं लंदन फ्लैट्स के हवाले से था, जिसके ऊपर आज मरियम नवाज को अपनी 7 साल कैद के अलावा 1 साल कैद की ये आज इसी मामले पर दी गई है कि वहाँ पर उन्होंने कागजात में रद्द बदल करने की कोशिश की, जालसाजी करने की कोशिश की, जिस पर मरियम नवाज को 1 साल की सजा भी दी गई है। कैप्टन सफदर जो उनके शौहर थे, उनके ऊपर कोई भी लंदन फ्लैट्स के हवाले से कोई इल्जाम नहीं था। उनको जो है अदालत का ताउन न करने पर 1 साल की जो है वो सजा सुनाई गई है। लेकिन आज जो JIT का जो किरदार था, जिसमें उन्होंने तमाम दस्तावेजात हासिल करके अदालत में पेश की थी, उनको अदालत ने तस्लीम किया
और इस बात को साबित हो गया कि तमाम रकूम जो थी वो यहाँ पर मरियम नवाज और नवाज खानदान की ही थी, लिहाजा उनको आज सजा सुना दी गई। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से तो खुशी मनाई जा रही है इस फैसले की और पीएमएलएन की तरफ से मजम्मत की जा रही है। नवाज शरीफ जो उनका ख़ानदान है, क्या ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि अब 2 मज़ीद रेफरेंसेस पे भी फैसले आने वाले हैं? जी बिल्कुल, जो आज का जो फैसला है उससे मतलब है कि अगले जो मज़ीद 2 रेफरेंसेस हैं उसमें भी फैसला इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शन जिनके पास इमीडिएटली अवेलेबल है वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जो भी आज उनको फैसला जो है वापस फराहम कर दिया गया है। इसके बाद जल्दी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि मरियम नवाज का जो इलेक्शन है वो भी इससे जो है वहाँ पे वो खत्म हो चुका है। उनको जो वहाँ पे इलेक्शन में उनको जो मौका दिया वहाँ पे इलेक्शन में खड़ी होती है से वो उसके ऊपर अब क्योंकि वो एक बाकायदा तौर पर केस में मुजरिम करार दी जा चुकी है, लिहाजा वो हल्के से कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना है तो उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्टर करनी होगी, और अगर अदालत रिलीफ देती है, उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका देती है, तो मरियम नवाज ये इलेक्शन लड़ सकती है। इसी तरह नवाज अगर उनको वहाँ पे उनके वकील जो है वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस में अगर रिलीफ हासिल करने में कामयाब होते हैं तो ही उनको वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वकील से देकर उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। ऑलराइट, आसिम राना हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें आज के फैसले की तफसीलात दे रहे थे। आसिम राना, थैंक यू फॉर योर रिपोर्टिंग। और पनामा लीक्स में कम अज़ कम 15 सरबराहान मुमलिकत के नाम सामने आए वैसे तो, जबकि दीगर कई सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना और दोस्तों के नाम भी पनामा लीक्स की दस्तावेज़ में शामिल थे। अब तक सिर्फ आइसलैंड के वज़ीर आज़म और स्पेन के वज़ीर सनत ऐसे 2 लीडर्स हैं जिन्होंने पनामा लीक्स के बाद इस्तीफ़े दिए थे। और फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस चला और आज उसका एक और फैसला हमारे सामने है। ये फैसला बैरून मुल्क पाकिस्तान के इमेज को किस तरह मुतासर कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। इस वक्त देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में। ऑलराइट, वर्ल्ड व्यू अभी कुछ ही देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। उससे पहले कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के खित्ते से मुताल्लिक़ और वहाँ पे अमरीका की पॉलिसी के बारे में। अफ़गान तालिबान ने एक मरतबा फिर इस तासुर को मुस्तरद कर दिया है कि जो अफ़गान हुकूमत की जानिब से अमन जरगा तश्कील दिया गया है उसके साथ पसे पर्दा किसी किस्म के मुज़ाकरात जारी हैं। अफ़गान तालिबान ने आज अपना एक बयान जारी किया और उसमें फिर से ये कहा कि जब तक मुल्क में गैर मुल्की अफवाज मौजूद हैं किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उसके अलावा उन्होंने हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए जरगे को भी बेइख्तियार करार दिया। दूसरी जानब हमने देखा है कि एलिस वेल्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दौरे से वापस आई हैं और यहाँ आके उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं वाशिंगटन में वापस आकर, और उसकी तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वर्दा खलील। वर्दा, ये बताइएगा हमें कि पाकिस्तान और काबुल का अफ़गानिस्तान का दौरा करके एलिस वेल्स जो वापस आई हैं तो वाशिंगटन में उन्होंने क्या कहा है? सारा एलिस वेल्स जो हैं वो ज़्यादातर मीडिया में इस तरह के बयानात नहीं देती, लेकिन अपने दौरे पाकिस्तान के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा में उन्होंने सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग में जहां उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की, वहीं उन्होंने एक बार फिर जोर दिया है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुस्तकिल और फैसलाकुन इक़दामात उठाए। उनका कहना था कि पाक अफ़गान ताल्लुकात में बेहतरी आई है और ये मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान के अंदर मुफ़ाहमती अमल के लिए एक अहम इक़दाम है। लेकिन फिर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए एलिस वेल्स ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका तालिबान की क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल और फैसलाकुन कोशिशें देखना चाहता है, जो कि अब तक ना होने के बायस सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद रोकी हुई है। पाकिस्तान जो है वो इस जो बयान जो है इस मौक़िफ़ की हमेशा से तरदीद करता आया है, और वो ये मौक़िफ़ पेश करता आया है कि पाकिस्तान के पास अब वो इख्तियार नहीं है जो पहले हुआ करता था, जो तालिबान के ऊपर उनका असर व रसूख था, क्योंकि जो अब तालिबान हैं वो अब अफ़गानिस्तान में एक बड़े हिस्से पर जो है उनका कंट्रोल है और वहीं से जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ऑलराइट वर्दा खलील, थैंक यू फॉर योर रिपोर्टिंग। और अब एक मरतबा फिर एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले के बारे में हम कुछ बात करेंगे, और हमने कहा था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान का इमेज है उस पर इसका क्या असर हो सकता है उसको आज हम मौजू बनाएंगे, और इसके लिए हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान और जनूबी एशिया उमूर के माहिर माइकल कुगलमैन से। माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन ऑन व्यू 360। सो the decision is in front of everyone, and for some it's a matter of justice and accountability, and for others it's a tool of political vengeance. You're observing this from Washington, D.C. What does it look like from here?
Well, I think that, first of all, the very timing of this announcement of the sentencing of former Prime Minister Sharif and his family members is very suspect. It coming less than 3 weeks before the election, so one must wonder if there could be some degree of politicization in this whole situation. And also, looking at the original charges at play here, I mean, the original reason why Nawaz Sharif became embroiled in legal trouble was not necessarily the Panama Papers issue, but more a technicality, an issue of not reporting a modest salary from income made on the side in a side business. There have been many Pakistani civilian and military officials who have done many more serious things and were never convicted. So certainly one could argue that on one level, yes, this is a sign of justice served in the sense that a very high-ranking elected official had to pay the ultimate price for an alleged crime. But at the same time, there are reasons to wonder if there could be a degree of politicization of this whole situation. सो माइकल कूगलमैन कहते हैं कि इस फैसले का जो वक्त है उसको वाशिंगटन में भी एक अहम निगाह से देखा जा रहा है। इससे कुछ शकूक शुबहात भी पैदा होते हैं क्योंकि ऐसे भी लगता है कि ये सियासी मकासद के लिए किया गया, क्योंकि माइकल कूगलमैन ने भी वही मौक़िफ़ दोहराया जो पाकिस्तान में भी अपनाया जाता है बाज़ हल्कों की जानिब से, कि एक टेक्निकलिटी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को उनके ओहदे से भी बरतरफ किया गया था, ना कि डायरेक्टली पनामा लीक्स में सामने आने वाले शवाहिद की बुनियाद पर। तो दोनों ही जानिब का जो मौक़िफ़ है उसको जहाँ ये बात की जाती है कि इससे इंसाफ हुआ है आज के दिन, कुछ लोगों का वो कहना है और माइकल कूगलमैन कहते हैं कि हाँ ऐसे भी लगता है, लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी इस तरह से तासुर पैदा होता है कि एक सियासी लीडर को एक बहुत भारी कीमत आज अदा करनी पड़ी है। Michael, for those sitting in Washington DC, the health and the strength of Pakistan's democracy matters a lot. Today's decision and this whole process actually, what kind of an image does it create about Pakistan's democracy, about the faith in Pakistan's institutions that people sitting outside and observing Pakistan have? Well, I do think that there is a pretty strong perception here in Washington, both in terms of the government and those that study Pakistan from the outside, that there was a level of outside involvement, so to speak, in this whole process, in that the Pakistani military and the judiciary were trying to do things to undercut and weaken the PMLN party, and particularly in advance of the elections. And if that is true, and as I've indicated before, there's good reason to think that could be the case, then that certainly is a blow to democracy and to civilian institutions in Pakistan, which, let's face it, democracy has grown in Pakistan in the last decade or so. We've had peaceful transfers of power in elections. We're going to have one would assume, in the election later this month. So it is a bit of a blow if we assume that you had this legal process that played out in which the non-democratic forces, so to speak, including the security establishment, were trying to engineer some type of outcome to undercut the PMLN party. Because you are right. I mean, Washington does support a stronger civilian democracy in Pakistan, and I think the view here is that what's happened today is an indication that perhaps those democratic institutions have suffered a bit of a blow. All right, so Michael Kugleman कहते हैं कि वाशिंगटन में हुकूमती और तहकीकाती जो हल्के हैं उनके लिए पाकिस्तान की जमहूरियत की सेहत और उसकी मजबूती बहुत अहम मौजू हैं जिन पर जहाँ गौर किया जाता है। और जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस चला, अदालत की जो कार्रवाई है, इसके बारे में जो ये शकूक व शुबहात सामने हैं कि कुछ इदारों की जानिब से मुदाखलत की गई है सियासी अमल में, अगर ये दुरुस्त है तो ये यकीनन माइकल कूगलमैन कहते हैं कि उनकी नज़र में एक धचका है पाकिस्तान की जमहूरियत को, जो पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है, और उम्मीद है कि आगे इलेक्शन भी वक्त पर होंगे। लेकिन अगर दूसरे इदारों की मुदाखलत हुई है तो ये जमहूरियत के लिए एक धचका है। माइकल कूगलमैन, एज ऑलवेज वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इंसाइट। थैंक यू। और आज के इस अहम फैसले से मुतालिक मज़ीद मालूमात और तज्ज़ियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ पे हम माहिरीन के तज्ज़िये भी पेश कर रहे हैं और आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स भी दे रहे हैं। और कई माह से अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती तनाव, तिजारती जंग अब एक नए पहलू में, एक नए मरहले में दाखिल हो गई है, क्योंकि आज से चीन और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे के मुल्क से दरामद की जाने वाली 34 अरब डॉलर मालियत की मसनूआत पर 25% इजाफी टैक्स लागू कर दिया है। टैरिफ के इतलाक से कुछ ही देर कबल सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अमेरिका चीन से आने वाली तकरीबन तमाम मसनूआत पर ही इजाफी टैक्स लागू कर सकता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती तनाव से स्टॉक मार्केटों में भी नुमाया उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।
اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو شمالی کوریا کے دورے پہ ہیں۔ یہ 12 جون کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کے بعد سے مائک پومپیو کا پہلا دورہ شمالی کوریا، اور یہاں پہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے جوہری عزائم ترک کرنے سے متعلق ٹھوس اقدامات کے بارے میں وضاحت لے سکیں، کیونکہ واشنگٹن میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اپنے وعدوں کے برخلاف کم جونگ ان اس وقت بھی یورینیم اور دیگر ایٹمی مواد کی افزودگی میں مصروف ہیں۔ اور دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ورلڈ ویو میں، لیکن کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اس وقت ہم ورلڈ ویو کی جانب نہیں بڑھ پا رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 12 جولائی سے برطانیہ کا دورہ کریں گے، لیکن بطور صدر ان کا یہ پہلا دورہ سرکاری سطح کا نہیں ہوگا۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات پچھلے کچھ ماہ میں کشیدگی کا شکار رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ صدر ٹرمپ کے دورے کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس وقت جب برطانیہ سخت گرمی کی لپیٹ میں ہے تو سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ دورے نے امیگریشن اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مسائل پر امریکی صدر کے خیالات کے مخالفین کو ایک نئی قوت دی ہے۔ میں باہر مظاہروں میں حصہ لوں گی۔ ویسے تو میں مظاہروں وغیرہ میں حصہ نہیں لیتی، لیکن میں سختی سے یہ محسوس کرتی ہوں کہ ان کا استقبال نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں ان کے بہت سے اقدامات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے امریکہ کے لیے اچھا کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں انہیں آنا چاہیے۔ مظاہروں کا انتظام لندن میں کیا گیا ہے، اگرچہ وہ صدر سے دور رکھے جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ برطانوی معاشرے کی ایک چھوٹی لیکن بلند آواز اقلیت کو اکثریت کے طور پر پیش کیا جائے۔ صدر ٹرمپ اور ٹریسا مے نے 2017 میں وائٹ ہاؤس میں تعلقات کے ضمن میں اچھا آغاز کیا، لیکن دونوں ممالک کے خصوصی تعلقات کا اب امتحان ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتہائی دائیں بازو کے ایک گروپ کی ایک ویڈیو کو ری ٹویٹ کرنے پر پارلیمنٹ میں بحث اور سڑکوں پر مظاہروں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یورپ پر محصولات عائد کرنے کے فوراً بعد اور ایران سے نیوکلیئر معاہدے سے علیحدگی کے فوری بعد یہ دورہ کر رہے ہیں۔ پھر حال ہی میں دستاویز نہ رکھنے والے تارکین وطن کے خاندانوں یعنی والدین کو بچوں سے جدا کرنے کے بارے میں ان کی پالیسی کی یہاں کی پریس میں انتہائی منفی کوریج بھی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ برطانیہ کے لیے ایک نہایت نازک وقت میں ہو رہا ہے، جبکہ وہ یورپی یونین کو چھوڑ رہا ہے۔ یورپی یونین سے باہر امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور سیکورٹی تعلقات کو برطانیہ کی حکومت ایک کامیاب مستقبل کے لیے بہت اہم خیال کرتی ہے۔ بریگزٹ کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں اتحادوں کی تعمیر کریں، اور امریکہ کے ساتھ ہمارا جتنا مضبوط اتحاد رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور اتحاد نہیں ہے۔ ٹرمپ کے لندن کے دورے سے پہلے برسلز میں نیٹو کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اور اس دورے کے بعد پروگرام کے مطابق وہ ہلسنکی جائیں گے، جہاں اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے 16 جولائی کو ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی لندن آمد کے موقع پر جہاں ہزاروں افراد کا مظاہروں کا ارادہ ہے، وہاں یہ بات قابل غور ہوگی کہ بحیرہ اوقیانوس کی دونوں جانب لوگ اس دورے کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ افریقی ملکوں سے بہتر نوکریوں کی تلاش میں تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر نوجوان یورپ کے ساحل پر اتر رہے ہیں، لیکن یورپی ملک انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ اٹلی، مالٹا اور یونان جیسے ملک جو اکثر ان نوجوانوں کا پہلا پڑاؤ ہوتے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ تارکین وطن کا بوجھ اٹھانے میں یورپ کے دیگر امیر ملک زیادہ کردار ادا کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 4 روز کے سفر کے بعد دی اوپن آرمز نامی یہ بحری جہاز شمال مشرقی اسپین میں بارسلونا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ اس کے مسافروں کو لیبیا کے ساحل سے پرے اسمگلروں کی کشتیوں سے بچایا گیا تھا، تاہم اٹلی اور مالٹا نے جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مالٹا اور اٹلی اب غیر سرکاری تنظیموں کے جہازوں کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سمندر میں مر جاتے ہیں۔ ہم 60 پناہ گزینوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ بدقسمتی سے تقریباً 500 لوگ گزشتہ 4 دنوں میں اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ لیبیا سے یورپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یورپ کے ساحلی ممالک پر نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو اپنے ملکوں میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ دیکھیے، گزشتہ 6 ماہ میں 50,000 افراد بحیرہ روم کے راستے شمالی افریقہ سے یورپ آئے ہیں۔ کیا ہم 50 کروڑ یورپینز 50,000 افراد کے لیے انتظام کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ لیکن افریقہ سے تارکین وطن کا آمد کا یہ سلسلہ شاید عشروں تک جاری رہے۔
اور بہت سے یورپینز ان کی وجہ سے پڑنے والے بوجھ سے پریشان ہیں۔ تارکین وطن مخالف تحریکوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سے ممالک ان کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اتوار کے روز اینگلا مرکیل نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ تارکین وطن سے متعلق کاغذی کارروائی کے لیے فرنٹ لائنز اسٹیٹس کہلوانے والے ممالک کو مدد کی ضرورت ہے۔ ٹرانزٹ سینٹرز کم ہیں کیونکہ آئین کے مطابق ہم کسی فرد کی آزادی کو زیادہ سے زیادہ 2 دنوں تک محدود کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے دن کے اختتام سے پہلے اس فرد کی اگلے ملک میں داخل ہونے کی کارروائی مکمل ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر تارکین وطن کی کاغذی کارروائی کے لیے شمالی افریقہ میں مراکز کے قیام پر زور دے رہے ہیں تاکہ صرف وہ لوگ یورپ میں داخل ہوں جنہیں پناہ کی اجازت ملی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں سب سے پہلے اسمگلروں کے خلاف لڑنا ہوگا، یہ میری اولین ترجیح ہے۔ یورپی ممالک عرصے دراز سے لیبیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے اپنے ساحلوں پر زیادہ اقدامات کریں، لیکن ایسے میں یہ غیر قانونی کاروبار زوروں پر ہے جب انتہائی مجبور افراد کشتیوں پر سفر کرنے کے لیے کافی پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو ان کو موت یا پھر بہتر زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ زلیقہ ہوک کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ ہر جمعے کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہالی ووڈ کی کچھ دلچسپ خبریں، تو آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس۔ سیاست کے بعد سابق امریکی صدر براک اوباما اب قدم رکھ رہے ہیں میڈیا میں۔ صدر اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما نے آن لائن اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس کے ساتھ دستاویزی، فیچر فلمیں اور سیریز پروڈیوس کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ نیٹ فلکس کے مطابق اس سال 3 شو سامنے آئیں گے۔ صدر اوباما پروڈکشن میں قدم رکھنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بنائی فلمیں لوگوں کو پسند آتی ہیں یا نہیں۔ آخرکار ایونجرز انفینٹی کو باکس آفس پر شکست ہو ہی گئی۔ یہ کام کیا ایک اور سپر ہیرو ڈیڈ پول نے۔ اس کردار پر مبنی سیریز کی دوسری فلم ڈیڈ پول 2 نے ریلیز کے پہلے ہفتے میں ہی $125 ملین کمائے۔ فلم کو ایونجرز انفینٹی وار اور بلیک پینتھر کے بعد اس سال کی سب سے بڑی باکس آفس اوپننگ ملی ہے۔ 2016 میں اپنی پہلی فلم کی اوپننگ کا ریکارڈ پھر بھی نہ توڑ سکی، جس نے پہلے ہفتے میں $131 ملین کمائے تھے۔ ہالی ووڈ اداکارہ ہیلے بیری نے سائن کی ہے ایک ایکشن فلم جان وک چیپٹر 3۔ یہ کرائے کے قاتل جان وک کی کہانی ہے جو اپنے پیشے سے علیحدگی کے بعد خاموشی سے عام زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے۔ ہیلے بیری فی الحال یہ نہیں بتا رہی کہ وہ فلم میں کیا کردار نبھا رہی ہیں، لیکن انٹرٹینمنٹ میگزین دی ہالی ووڈ رپورٹر نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ ولن کے کردار میں تو نہیں ہوں گی۔ انتظار کی گھڑیاں شروع ہیں۔ فلم اگلے سال مئی میں ریلیز ہوگی۔ وردہ خلیل کے ساتھ شچی جین، اردو VOA۔ آج ایک تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہم اپنا سیگمنٹ ورلڈ ویو آپ کے لیے پیش نہیں کر سکے، لیکن تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تازہ ترین خبریں آپ ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu، اور اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی بھی تازہ ترین خبریں آپ انہی لنکس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔